तब देखिए कॉमन सी डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो याद रखना है दोस्तों, बैक्टीरिया एक पैथोजन, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, ये सब ये सब क्या हैं? ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं। इनसे कुछ डिजीजेस जो बहुत ही कॉमन है हमारी सराउंडिंग में, हम कई बार इस तरह की डिजीजेस वाले पर्सन्स या पेशेंट्स को हम देख सकते हैं। ये कॉमन डिजीजेस हैं। तो डिजीजेस जब भी हम देखें, हमें सबसे पहले पैथोजन कौन सा टाइप का पैथोजन है, ठीक है, फिर उसके बाद पैथोजन का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हमारी बॉडी में वो पैथोजन कैसे एंटर कर रहा है, तब इसे हम सेकंड पॉइंट पर स्टडी करें। तो जब भी हम डिजीजेस, कोई सी भी डिजीज को स्टडी करें, सबसे पहले नेम ऑफ डिजीज, फिर उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, हो सकता है वो बैक्टीरिया, हो सकता है वायरस, हो सकता है फंगाई, हो सकता है प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथ हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद उस डिजीज के सिम्टम्स, कौन कौन से उसके मेजर सिम्टम्स हैं, उसको हमें देखना है। जब हम सिम्टम्स को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। कभी कभी बीच में एक दो डिजीजेस के टेस्ट को भी लिख सकते हैं कि कौन सी डिजीज किस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट किसका है? साल्मोनेला टाइफी या टाइफॉइड का टेस्ट है। तो देखिए कॉमन डिजीजेस, ये कॉमन से पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, ये सब कॉमन से पैथोजेंस हैं, ठीक है। ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट एंटर करता है, कोई वेक्टर के थ्रू, और कोई किसी और मीडियम या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो इसमें पहली डिजीज जो एनसीईआरटी दे रही है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड की पहचान का टेस्ट कौन सा है? देखिए दोस्तों, सीधे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस टेस्ट को वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट ये नाम देते हैं। तो टाइफॉइड नेम ऑफ डिजीज, वाइडल टेस्ट इसका टेस्ट, कॉजल ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये है क्या? ये भी हमें याद रखना चाहिए, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस डिजीज से रिलेटेड कोई फेमस हिस्ट्री है क्या? तब देखिए इसमें, इस डिजीज के अंदर एक लेडी को मास स्प्रेडर माना गया है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो मास स्प्रेडर, इसका नाम था मैरी मेलन, जिसको बाद में इस डिजीज के स्प्रेड करने के बाद टाइफॉइड मैरी के नाम से पुकारा गया। क्या बोला गया उसको? टाइफॉइड मैरी। तो टाइफॉइड मैरी यानी मैरी मेलन एक लेडी है जिसको मास स्प्रेडर कंसीडर किया गया। बाय प्रोफेशन ये लेडी कुक थी, तब कंटामिनेटेड फूड इन्होंने सर्व किया, तब बहुत सारे लोगों को ये डिजीज फैल गई, तब इसको नाम दिया गया मास स्प्रेडर। तो ये टाइफॉइड मैरी के नाम से पॉपुलर हुई। देखो अब इसके बाद साल्मोनेला में सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स सस्टेन्ड हाई फीवर। टाइफॉइड के क्या सिम्टम्स हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर। कितना? दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है, 39-40 डिग्री सेल्सियस, इतना फीवर हमेशा बना रहेगा, ये फीवर टूटेगा ही नहीं। तो ये टाइफॉइड का एक बड़ा कॉमन सा साइन। वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, ठीक है, ये भी कॉमन से साइन है कि वीकनेस और स्टमक पेन। कभी कभी इसमें डायरिया वगैरह भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो देखिए इसमें और क्या सिम्टम्स होंगे? एबनॉर्मेलिटी है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तब इसमें कॉन्स्टिपेशन, सिवियर स्टमक पेन के साथ कॉन्स्टिपेशन, ये कॉमन से सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। अगर सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है तो इसमें क्या होगा? तब देखिए इसमें इंटेस्टाइन की वॉल जगह जगह से फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन, इसे हम नाम देते हैं इंटेस्टिनल परफोरेशन। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? तो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज डेथ कॉज कर सकती है, ये याद रखना है, बहुत खतरनाक डिजीज। अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो तो ये सिवियर हो सकती है, डेथ तक जा सकती है। तो देखिए
ये इसके अंदर कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक, यहीं पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो जो पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए दोस्तों, यही पॉइंट आपको याद रखना है। बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो किया है, लेकिन हमने एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से मेन वर्ड्स निकाल करके ये टेक्स्ट बना दिया है। तो दोस्तों ये एक पहली डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज टाइफॉइड। टाइफॉइड में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कॉजल ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्वेश्चन वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। तीसरा सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स को लेकर के ये थर्ड पॉइंट, और ये मैं बॉक्स में जो बंद करने जा रहा हूं ये फोर्थ, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, क्या सिम्टम्स शो करेगी, ये चौथा पॉइंट। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट बनते हैं। अगर इसके अलावा कुछ बनने लायक क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटी जनरली कम होती है, तो वो ये मास स्प्रेडर, तो इसको मैं 5वां पॉइंट दे देता हूं। इन 5 पॉइंट के अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये जो 5 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, नेम ऑफ डिजीज टाइफॉइड, सेकंड कॉजल ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी, थर्ड सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में सिवियर स्टमक पेन है, फिर उसके बाद हाई फीवर, सस्टेन हाई फीवर 39 से 40 डिग्री तक, सिवियर वीकनेस, ये होगी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज क्या बोलती है, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ को। और लास्ट पॉइंट जो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कुछ फेमस हिस्ट्री है क्या, तो फेमस हिस्ट्री हमें याद रखना है। फेमस हिस्ट्री क्या है, मास स्प्रेडर की फॉर्म में टाइफॉइड मैरी नाम से एक लेडी को बताया गया। ये मैरी मेलन इनका एक्चुअल नेम है, लेकिन टाइफॉइड के स्प्रेड करने की वजह से हमने इसको मैरी मेलन बोल दिया, टाइफॉइड मैरी के नाम से ये जानी गई। अब देखो नेम ऑफ डिजीज निमोनिया, डिजीज क्या कहलाती है, निमोनिया। न्यूमा दोस्तों याद रखना है एयर को कहते हैं, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज है। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिजीज थी। तो ये निमोनिया, कॉजल ऑर्गेनिज्म 2 हैं दोस्तों, कौन कौन से, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, दूसरा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये सेकंड बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ये नेम ऑफ डिजीज और उससे रिलेटेड कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पर, क्या सिम्टम्स हैं, फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक, यानी फीवर आएगा, लगातार खांसी रहेगी, सिवियर हेडेक बना रहेगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स में क्या होगा, तब देखो नेल्स, स्किन, ये कैसे हो जाते हैं, या तो ये ग्रे हो जाते हैं या फिर ये ब्लू हो जाते हैं। ये क्या शो करता है, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, अरे ये जो बैक्टीरिया है ये एल्वियोलर वॉल को टारगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एल्वियोलर वॉल से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, इसकी ग्रोथ उसी साइट पर हो गई है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है। इस वजह से नेल्स, स्किन ये ग्रो कर जाते हैं, ये ग्रे कलर के हो जाते हैं या ब्लूइश हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन को शो करता है। ठीक है, तो देखो आप, इसने क्या किया, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन किया और उसको हटाने के लिए हमारी बॉडी ने वहां पर लिक्विड कुछ रिलीज किया, म्यूकस रिलीज किया जो एल्वियोलाई के अंदर भर गया और हिंड्रेंस कॉज करने लग गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। तो ये इसका एक खतरनाक इफेक्ट। क्या कोई इसका ट्रीटमेंट है क्या, तब देखिए ट्रीटमेंट में हमें याद रखना है इसका एक एंटीबायोटिक कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद हम पूरी तरह से इससे इम्प्रूव कर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक इसका यूज करेंगे तो निमोनिया से निजात मिल जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है ना। निमोनिया क्या है, मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, याद रखना है, बैक्टीरियल डिजीज। निमोनिया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। कॉमन कोल्ड क्या है, ये एक बहुत ही कॉमन वायरल डिजीज है।
बड़े आराम से बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे हम क्लासेस में बैठे हैं और किसी एक को भी, अगर उस स्टूडेंट को किसी को ये है, तो आप देखिए ज़्यादातर उसके आसपास वाले तो इससे अफेक्ट होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत बहुत माइन्यूट है, बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए ये फैल जाती है। तो देखिए आप, नेम ऑफ डिजीज कॉमन कोल्ड, कॉजल ऑर्गेनिज्म राइनोवायरस, सिम्टम्स क्या हैं? नेजल कंजेशन होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, गला बैठा हुआ होगा, सोर थ्रोट होगा, लगातार कफ होगा, स्नीजिंग होगी, हेडेक होगा। ये इसके कॉमन से सिम्टम्स। ये सब कितने दिन तक रह सकता है? 3 से 7 दिन तक, 3 to 7 डेज तक ये सब हमें परेशान कर सकता है। इसके बाद क्या होगा? हम देखिए, ये जो सिम्टम्स हैं यही हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त बॉडी के अंदर क्या सिम्टम आ रहा है, इनसाइड सिम्टम्स क्या हैं? तब देखिए, बॉडी के अंदर इस दौरान हिस्टामाइन लेवल ये हाई चला गया है और इसकी वजह से रेस्टलेसनेस शो हो रही है। तो हमें क्या करना है? इन सिम्टम्स को हटाने वाले ट्रीटमेंट लेने हैं। तो फिर वायरस का क्या होगा? वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप हटा देगा। तो देखिए आप, सिम्टम्स में नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक, ये 3 से 7 दिन तक रह सकता है। 3 से 7 दिन तक ये डिजीज हमें परेशान कर सकती है। तब इसका मेन रीजन क्या है? बॉडी के अंदर हिस्टामिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई है। ठीक है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली उसको टारगेट करती है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी हमें ये याद रखना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये इसको टारगेट करती है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको ये मेन टारगेट कर रही है। इस वजह से हम इसे एक बड़ी कॉमन सी, बहुत ही कॉमन डिजीज इसको बोलते हैं, बहुत इजीली स्प्रेड कर जाती है। अब ट्रीटमेंट मैंने बताया इसका, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है इसमें? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, इस तरह की ड्रग्स को यूज करते हैं। हेडेक हो रहा है तो हेडेक को हटाने वाली मेडिसिन हम ले सकते हैं, जिससे ये सिम्टम्स कम हो जाएंगे, तो हम वापस वर्किंग मोड पर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों एक कॉमन सी डिजीज, मलेरिया। मलेरिया क्या है? ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है। तो दोस्तों, ये जो भी कुछ मैं अलग से लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटोजोवन डिजीज मलेरिया। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 2 स्पीशीज हैं, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एक प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो बहुत ही कॉमन है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये डेडली मलेरिया कॉज करने वाली स्पीशीज है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मैलेरी, AE मैलेरी, तो ये 3 स्पीशीज एनसीईआरटी ने दी हैं। एक और स्पीशीज होती है लेकिन वो हमारे कंट्री में उसका इफेक्ट कम है, इसलिए जैसे वो कहलाती है प्लाज्मोडियम ओवेल। ऐसे ये 4 अलग अलग स्पीशीज हैं पूरे वर्ल्ड में जिनसे सबसे ज़्यादा मलेरिया स्प्रेड होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बहुत ही कॉमन मलेरिया कॉज करती है। तो देखो आप, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे जो मलेरिया होता है वो क्या कहलाता है? ये जो मलेरिया होता है ये बेनाइन, बेनाइन मतलब होता है हार्मलेस। बेनाइन का क्या मीनिंग है? हार्मलेस। तो बेनाइन, हर तीसरे दिन फीवर आएगा। टर्शियन मलेरिया, बेनाइन टर्शियन मलेरिया किससे होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। इसी तरह से देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इससे जो मलेरिया होगा वो क्या कहलाएगा? ये बहुत खतरनाक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्शियन। मैलिग्नेंट मतलब हार्मफुल, तो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया।
हर तीसरे दिन इसमें भी फीवर आता है, लेकिन अगर ये इग्नोर कर दिया गया तो ये डेडली हो जाएगा। तो डेडली मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से फैलता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें इसमें याद रखना है। इस मलेरिया को हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट, ये दोनों टर्म्स आपस में अपोजिट हैं। तो बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। देखिए मलेरिया है क्या? वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीज, तब इसका कॉमन सा वेक्टर कौन है? तब देखिए इसका वेक्टर, आगे ये डिजीज डिस्क्रिप्टिव है, फिर भी हम यहां पर पहले लिख लेते हैं इसका वेक्टर कौन है। तो देखो जो हमने यहां पर लिखा है, इसमें वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल मॉस्किटो, इसमें वेक्टर है। तो एनोफ्लीज फीमेल मॉस्किटो इसकी मेन वेक्टर है। तो दोस्तों ये एक इंफॉर्मेशन और याद रखनी है, आगे वापस से ये रिपीट हो जाएगा। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस बहुत इजीली हम क्लिनिकल सिम्टम से इसको पहचान सकते हैं। पहले ठंड लगती है, फिर ज़बरदस्त कपकपी होती है ठंड से, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फीवर आता है। फीवर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो हैवी स्वेटिंग के साथ ये फीवर हट जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो मलेरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फीवर हर तीसरे दिन फीवर आएगा, मैंने बताया, और हर बार आने वाला फीवर पहले वाले फीवर से, पिछले साइकिल के फीवर से अगर ज्यादा है, तो हम इसको मैलिग्नेंट मलेरिया बोलेंगे। सेम करीब करीब उतना ही फीवर बना हुआ है, तब हम इसको बिनाइन मलेरिया बोलेंगे, बिनाइन टर्शियन मलेरिया बोलेंगे। अब एक और प्रोटोजोवन डिजीज पर आ जाते हैं, ये कहलाती है अमीबियासिस, अमीबिक डाइसेंट्री। तो दोस्तों ये एक और डिजीज है प्रोटोजोअन डिजीज। किससे फैलती है? पैरासिटिक अमीबा से। पैरासिटिक अमीबा क्या कहलाता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है ये? पैरासिटिक अमीबा। पैरासिटिक अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहाँ पर रहना पसंद करता है हमारी बॉडी में? ये इंटेस्टाइन में जनरली रहना पसंद करता है, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये करता क्या है? देखो आप, इसके नाम में ही इसका खतरनाक इफेक्ट छुपा हुआ है। हिस्टो टिश्यूज, लाइटिक ब्रेकडाउन, तो ये टिश्यू लाइसिस कॉज करेगा। टिश्यू लाइसिस कॉज करेगा यानी म्यूकोसा को ये डैमेज कर देता है। म्यूकोसल डैमेज होने से उसके पीछे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, रप्चर होने से उसमें से ब्लड आने लगता है। जहां पर भी इसने इंटेस्टाइन पर टारगेट किया है, वहां पर छोटे छोटे एब्सेस बन जाते हैं, उनमें पस भर जाता है। तो पस, ब्लड, म्यूकोसा एक अपना सीक्रेशन साथ रखे हुए म्यूकस जैसा। तो पस, ब्लड और म्यूकस, इन तीनों का फीकल मैटर के साथ आना, इसको हम अमीबिक डाइसेंट्री नाम देते हैं। देखो आप, अमीबिक डाइसेंट्री, ये इस टर्म को हम यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? फीकल मैटर या स्टूल के साथ पस, ब्लड और म्यूकस ये अवेलेबल होगा, तब हम इसको अमीबिक डाइसेंट्री बोलते हैं। दोस्तों ये इसके लिए बहुत ही कॉमन टर्म है, मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। ये टर्म कहलाती है पेचिश। तो इस अमीबा को पेचिश अमीबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देखो अब सिम्टम्स क्या है इसमें? कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आएंगे, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है। स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड के क्लॉट्स मिलेंगे। फिर ट्रीटमेंट क्या है इसका? इफेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पर। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट है एंटी प्रोटोजोवन या अमीबिक एंटीबायोटिक्स। एंटी अमीबिक या एंटी प्रोटोजोवन एंटीबायोटिक्स बहुत इजीली
हम इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर ये हम अर्ली डायग्नोसिस या इसके सिम्टम्स को बहुत जल्दी पहचान लें। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए कि ये कहीं बैक्टीरियल तो नहीं है, स्टूल कल्चर भी किया जा सकता है, यानी फीकल मैटर को कल्चर करके उसके अंदर जो पैथोजन है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो नहीं है कहीं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगर प्रोटोजोआ कंफर्म हो जाता है तो एंटी प्रोटोजोवन मेडिसिन हम ले सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एस्केरियासिस। किस ग्रुप का ये मेंबर है? तो एनिमेलिया में हम एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस, इसको हम एस्क हेलमिंथेस में स्टडी करते हैं। तो ये एक हेलमिंथ डिजीज है, हेलमिंथ से रिलेटेड एक डिजीज है। हेलमिंथ कहते हैं वर्म्स को, ट्रू वर्म्स हेलमिंथ्स, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्क हेलमिंथीज, इसके मेंबर्स ट्रू वर्म्स कहलाते हैं। कॉजल ऑर्गेनिजम्स एस्केरिस एक हेलमिंथ है। सिम्टम्स इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ये इसके कॉमन से सिम्टम्स हैं। तो बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, वहीं से मैंने ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो ये हमें याद रखना है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो ये ओरल रूट से ही बॉडी में एंटर करता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्या ये वेक्टर बॉर्न है? क्या बिल्कुल नहीं है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, ओरल रूट से ही ये एंटर करता है। तो एस्केरियासिस नेम ऑफ डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म एस्केरिस, कॉमन से सिम्टम्स जैसे सिवियर एब्डोमिनल पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह, ये सब इसके अंदर भी आएंगे। हेल्दी पर्सन्स इसके अंदर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इन्फेक्शन ले लेता है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये जो सिम्टम्स हैं यही इसकी पहचान भी है। पेशेंट डॉक्टर के पास पेट दुख रहा है, इस तरह के सिम्टम्स को लेकर के जाएगा। तब देखिए ट्रीटमेंट क्या है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, एंटी हेलमिंथ ड्रग्स इसका ट्रीटमेंट है। एंटी हेलमिंथ ड्रग्स, ये इसका एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज, किस फॉर्म में ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये एक आउट ऑफ एनसीईआरटी पार्ट अपन लेकर के चल रहे हैं। किस फॉर्म में ये एंटर करता है? तो इन्फेक्शियस स्टेज का नाम क्या है? तो ये कहलाती है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। एक ये फॉर्म याद रखना है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। दूसरा सेकंड स्टेज फॉर्म, एक्चुअल में ये एक नेम ऑफ लार्वा है, सेकंड स्टेज फॉर्म। देखिए जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अपने फीकल मैटर को जब किसी ओपन प्लेस पर डिस्चार्ज किया तो उसके फीकल मैटर में क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट इस फॉर्म में ये प्रेजेंट था। मैंने क्या बताया, उसने ओपन एयर डिफिकेशन किया, उसके फीकल मैटर में ये सिस्ट पड़ी हुई है। ये सिस्ट सॉइल के अंदर, फीकल मैटर जब ड्राई हो जाता है तो सॉइल के अंदर आ जाती हैं। अब इसमें जो एग है वो डेवलप होना, एम्ब्रियोजेनेसिस करना स्टार्ट कर देता है। कब तक एम्ब्रियोजेनेसिस करता है? सेकंड स्टेज लार्वा बनने तक। ये एग सॉइल में ही पड़ा रहता है, सेकंड स्टेज लार्वा सॉइल के अंदर बनता है। ये लार्वा वेट करता है कब तेज विंड ब्लो हो या किसी वजह से ये लार्वा हमारे ओपन फूड या वाटर के ऊपर गिर जाए और हम उसको बॉडी के अंदर ले लें। तो इन्फेक्शियस स्टेज, सेकेंड स्टेज लार्वा। जो डिजीज पर्सन है
उसने अपने फीकल मैटर से क्या निकाला, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। तो फीकल मैटर के साथ जो इसकी स्टेज बाहर आती है वो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है। बाहर आने के बाद ये सॉइल में करीब करीब 6 मंथ तक पड़ी रहती है और वहां पर ये डेवलपमेंट शो कर देती है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस करती है। एम्ब्रियोजेनेसिस करने के बाद ये सेकेंड स्टेज लार्वा तक बढ़ सकती है। इसके आगे का खाना इसके पास नहीं है, फूड नहीं है। तब ये सॉइल के अंदर वेट करती है कि कब ये किसी पर्सन, हेल्दी पर्सन, उसकी बॉडी के अंदर जाए। जैसे ही उसकी बॉडी में जाती है इसका फर्दर डेवलपमेंट आ जाता है। देखो अब नेक्स्ट डिजीज एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। दोस्तों इसका एक बहुत फेमस हिंदी नेम भी है, इसको हाथी पांव इस नाम से भी जानते हैं। एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। क्यों? अफेक्टेड पार्ट ज्यादातर लोअर लिम्स हैं। कैसे हो जाते हैं? एलिफेंट के लिम्ब का कलर ले लेते हैं, उसी तरह का करीब करीब डायमीटर ले लेते हैं, इस वजह से इसको हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए नेम ऑफ डिजीज एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। कॉजल ऑर्गेनिज्म वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मेलेई। दो कॉजल ऑर्गेनिज्म, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मेलेई। ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करेंगे, किस पार्ट को टारगेट करता है? तब देखिए ये पैरासाइट्स ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं। क्या है ये? पैरासाइट्स ऑफ लिम्फ नोड्स। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। कुछ और नाम भी दे सकते हैं क्या? कॉजल ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड एक नाम दे सकते हैं क्या? इसका हम नाम रख सकते हैं वुचरेरियासिस। बिल्कुल ठीक है। ये भी अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में तो आपको याद रखना है, ये कोई नया या आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहलाएगा। जो भी पैथोजन होता है उसके नाम के आगे IASIS लगा दें तो वो नेम ऑफ डिजीज आ जाता है। जैसे अमीबा, अमीबियासिस, एस्केरिस, एस्केरियासिस, वुचरेरिया, वुचरेरियासिस। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस कॉमन नेम या वर्नैकुलर नेम, जिस नाम से ये आम लोगों में फेमस है, हाथी पांव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म वुचरेरिया, दो स्पीशीज हैं इसकी वुचरेरिया की, एक वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, दूसरी वुचरेरिया मेलेई। ये दो डिजीजेस इसकी हैं, बहुत ही कॉमन। ये दोनों पैथोजन इसके हैं, बहुत ही कॉमन से पैथोजन हैं। दोस्तों क्या ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है क्या? बिल्कुल सही है। हमें याद रखना है ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या है ये? वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो जल्दी से आप नेम ऑफ वेक्टर भी बता दीजिए। तब इसका वेक्टर एक मॉस्किटो है। कौन सा मॉस्किटो? तो ये वेक्टर इसका एक मॉस्किटो है। कौन? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसकी वेक्टर है। तो दोस्तों ये आउट ऑफ एनसीईआरटी अपन चल रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ये याद ही रखना है। आप ये मान के चलिए ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अगर ये डिजीज पूछ रहे हैं और इसका वेक्टर पूछ लिया तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, एनसीईआरटी का ही हुआ, आपको इसको बाहर से नहीं सोचना है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका एक कॉमन सा वेक्टर। क्या सिम्टम्स आएंगे? लोअर लिम्ब्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, इनकी लिम्फ नोड्स में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ धीरे धीरे लिम्ब्स ग्रेविटी के हिसाब से भरना शुरू होता है। तो सबसे पहले किसी भी एक लेग में ये भरना शुरू होगा, वहां से फिर खास करके मेल्स के अंदर ये जेनाइटल्स यानी स्क्रॉटल सैक के अंदर भी भर जाता है। तब इसका ये एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम, वही इसकी पहचान भी है। दोस्तों ये मॉस्किटो कहाँ का है? जनरली ये कोस्टल एरियाज में है ना, जो सी कोस्ट पर जो एरियाज हैं उनके अंदर ये बड़ी कॉमन सी डिजीज मिलती है, वहां पर जो लोग हैं उनके अंदर। तो ये मॉस्किटो जनरली उसी हैबिटेट को प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसमें अफेक्टेड पार्ट क्या है? इसमें लिम्फ साइकिल ब्लॉक हो जाती है लिम्फ नोड्स के ब्लॉकेज की वजह से। तब ट्रीटमेंट क्या है? अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो ट्रीटेबल है। ठीक है, तब डायग्नोसिस में क्या देखते हैं?
डायग्नोसिस के अंदर हमें एक पर्टिकुलर टाइप की WBCs है ना, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, उसका काउंट हम चेक करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई हेलमिंथ डिजीज हमारी बॉडी के अंदर पनप रही है। जल्दी से बताइए कौन सी WBCs को अपन चेक कर रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। फिर से सुनिए, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बिल्कुल सही बोला आपने, इसमें हम एसिडोफिल्स को चेक करते हैं। तो एसिडोफिल्स काउंट ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे इयोसिनोफिलिया, जो बॉडी में किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, जिसमें हेलमिंथ मोस्ट प्रेफरेबल है। सबसे आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं। अब आ जाते हैं एक सेकंड, एक जो टाइप ऑफ पैथोजन है उसको लेकर के, एनिमल से अलग हट करके, इसलिए मैं इसको सेकंड कह रहा हूं। जब हम बात करते हैं रिंग वॉर्म्स की, तो वर्म्स से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई हेलमिंथ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, रिंग वर्म किस तरह की डिजीज है, ये एक फंगल डिजीज है। फंगस हमारी बॉडी में कौन सी साइट्स को प्रेफर करते हैं, तो फंगस जहां पर मॉइस्चर कंडीशन प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी पर, ये वहीं पर ग्रो करने की कोशिश करते हैं। जैसे नेक पर हो सकता है, जैसे आर्मपिट्स पर हो सकता है, जैसे ग्रोइन रीजन पर हो सकता है, या जहां भी ज्यादा स्वेटिंग आती होगी वहां पर ये ग्रोथ आ जाती है, फंगल ग्रोथ। फंगस याद रखना है आपको, बहुत जिद्दी होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, हमें लग के इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हटेंगे नहीं। तो इसमें जो भी ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन तक ये ट्रीटमेंट सजेस्टेड है, उस ट्रीटमेंट को वहां तक लेना जरूरी है डॉक्टर्स की हेल्प से, तो तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही हमें लगा कि ये सही हो गया है, एक्चुअल में जो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो भी ऑइंटमेंट है वो स्किन के ऊपर की तरफ अप्लाई किया, इसके माइसीलियम या हाइफी नीचे की तरफ हैं, ऊपर से तो ये मर गया, लेकिन हाइफी जिंदा है, फिर से वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों ये रिंग वर्म के नाम से डिजीज जानी जाती है। इसको कॉज करने वाले 3 जेनेरा हैं, फंगल जेनेरा है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्रोकोफाइटॉन। इस तरह से ये 3 जेनेरा ऑफ फंगस हैं, फंजाई हैं। कौन कौन से, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये 3 जेनेरा किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारे स्किन को टारगेट कर रहे हैं। कौन सी स्किन, नेल्स के नीचे, नॉर्मल स्किन और हेयरी कवर्ड स्किन। ये 3 तरह से टारगेट करते हैं, स्कैल्प को टारगेट करते हैं, नेल्स को करते हैं, और उसके साथ साथ ये नॉर्मल स्किन को भी अफेक्ट करते हैं। मैंने बताया दोस्तों, ये 3 अलग अलग जगहों पर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल वो स्किन है जो हमेशा वेट रहेगी, वो स्किन है जहां पर स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो ये इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस विजिबल सिम्टम्स को हम कहते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। तो इसके डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी नेकेड आई से जो ऑब्जर्व किए जा सकते हो उन सिम्टम्स के थ्रू हम बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं कि ये एक फंगल डिजीज है। फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, तब देखिए इसका ट्रीटमेंट बॉडी या स्किन की इम्यूनिटी को बढ़ाने से रिलेटेड। डायरेक्ट ट्रीटमेंट में एंटी फंगल क्रीम्स और जेल, इसको हम यूज कर सकते हैं। एंटी फंगल क्रीम्स एंड जेलीज बहुत इजीली हम इसको ऊपर से भी टारगेट करते हैं, और मेडिसिन या ड्रग्स लेकर के हम इसको अंदर से भी, हमारे ब्लड के थ्रू भी इसको टारगेट करते हैं। फिर मैंने बताया आपको, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये बहुत जिद्दी होते हैं, आराम से नहीं हटते हैं। एक बार की किसी ट्रीटमेंट को लेने के बाद अगर हम अधूरा छोड़ देते हैं तो ये वापस से हमें परेशान करने लगते हैं।